Welcome my all viewers. Welcome on Kanak classes. दोस्तों, today we will try to understand what is the difference between real weight and apparent weight. यानी वास्तविक भार और आभासी भार में क्या अंतर है। आज इस वीडियो में हम लोग यही सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस इमेज में फील कीजिए कि कोई पर्सन है जो कि किसी ऊंची बिल्डिंग से जंप कर रहा है और उसके पैरों के नीचे एक वेइंग मशीन है, जैसा कि इस सेकेंड इमेज में दिख रहा है साफ साफ। तो अब ये वेइंग मशीन जब इस पर्सन के नीचे है पैरों के, तो इसे रीडिंग शो करना चाहिए, क्योंकि वेइंग मशीन का काम ही है भाई रीडिंग शो करना। लेकिन एक्चुअल में जब इसकी रीडिंग को चेक किया गया, इस गिरते हुए ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए आदमी को, जो कि फ्रीली नीचे गिर रहा है और उसके नीचे वेइंग मशीन है, तो नोटिस किया जा रहा है या जाता है कि इस वेइंग मशीन की रीडिंग 0 है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? वेइंग मशीन का काम है किसी भी पर्सन के वेट को बताना, और जब ये पर्सन इस वेइंग मशीन के ऊपर है तो भी इसकी रीडिंग 0 क्यों आ रही है? तो अब इसको हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। इसका रीजन अभी जानने से पहले कुछ बातों को हमें जान लेना चाहिए कि वास्तव में वेट होता क्या है, भार होता क्या है। भाई, ये पर्सन जंप किया बिल्डिंग से, तो ये नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं चला गया? क्योंकि हम सब जानते हैं अर्थ के कारण, अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स करते हैं, और उसी फोर्स से ये अर्थ की ओर अट्रैक्ट हो रहा है ना, जिसके कारण ये नीचे की ओर गिर रहा है, अर्थ की ओर गिर रहा है। तो जो फोर्स अर्थ इस पर्सन के ऊपर लगा रहा है, उस फोर्स को ही हम इस पर्सन का वेट कहते हैं। तो यही हमारा ट्रू वेट हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट। जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर पुल करती है, खींचती है, उसी फोर्स को हम लोग उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। ठीक है, इस वेट को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रू वेट। और इसका हम लोग फार्मूला भी जानते हैं, ट्रू वेट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू M इंटू G, जहाँ G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि जो वो वेइंग मशीन थी, अभी जो पर्सन गिर रहा था, उस वेइंग मशीन ने क्यों रीडिंग 0 दिया? तो उसके पीछे रीजन ये है कि इस वेट का आभास हमें तभी होता है जब इस वेट के, जैसे अब इस वेइंग मशीन पर देखिए ये पर्सन खड़ा है। ठीक है, अब ये पर्सन जब इस वेइंग मशीन पर खड़ा है, तो यानी वेट का मतलब क्या हो गया? फोर्स, जो फोर्स अर्थ ऑब्जेक्ट पर लगा रही है, यानी इस पैर पर या इस पर्सन पर जो फोर्स अर्थ लगा रही है उसको हम वेट कह रहे हैं, mg। वो नीचे की ओर काम कर रहा है। तो हम सब थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जानते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर एक्शन लगता है तो वह ऑब्जेक्ट रिएक्शन फोर्स लगाता है। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर एक्शन लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो रिएक्शन फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो जब वेट नीचे की ओर काम कर रहा है, अर्थ के द्वारा लगने वाला फोर्स नीचे की ओर काम कर रहा है mg, तो यह वेइंग मशीन ऊपर की ओर एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा ना, जिसे हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो वेइंग मशीन पर हम वेट मेजर करते हैं, ए वेइंग मशीन मेजर्स द फोर्स exerted by a body on the weighing machine। एक्चुअल में वेइंग मशीन उस फोर्स को मेजर करता है जो एज ए रिएक्शन वेइंग मशीन हम पर लगाता है हमारे वेट के अगेंस्ट। जब हम किसी वेइंग मशीन पर खड़े होते हैं, तो हमारा जो वेट है, यानी अर्थ के द्वारा जो लगने वाला फोर्स है, वो नीचे की ओर काम कर रहा है, और
उसके अगेंस्ट ये जो वेइंग मशीन है ये एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगाता है जिसे हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं, और इसी रिएक्शन फोर्स को हमारा वेइंग मशीन मेजर करता है। एक्चुअल वेट को नहीं मेजर कर रहा। एक्चुअल वेट क्या है? द फोर्स थ्रू विच अर्थ पुल्स एनी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट। उस फोर्स को कहते हैं जिससे अर्थ अपनी ओर किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है। लेकिन वेइंग मशीन किसको मेजर कर रहा है? उस रिएक्शन फोर्स को जो कि उसके वेट या उस अर्थ के फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इस वेइंग मशीन के कारण। तो वेइंग मशीन उस रिएक्शन फोर्स को ही मेजर करता है। अब आप कह सकते हैं कि भाई एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स तो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। बिल्कुल सही है, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, लेकिन उस केस में जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है, जैसे ये वेइंग मशीन जब ग्राउंड पर है, ठीक है, उस केस में हमारा रिएक्शन फोर्स जिसे हम एपरेंट फोर्स भी कहते हैं, एपरेंट वेट कहते हैं, वेट शोज ऑन द रीडिंग स्केल। इस स्केल में जो वेट रीड कर रहे हैं हम वो रिएक्शन फोर्स ही होता है। वो फोर्स और हमारा वेट दोनों सेम होंगे कब? जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर है या किसी फिक्स्ड सरफेस पर है। लेकिन अगर आप यही काम किसी लिफ्ट में कर रहे हैं और लिफ्ट जो है एक्सेलरेटिंग मोशन में अप या डाउन कर रही है, तो उस केस में ये रिएक्शन फोर्स और ये वेट यानी एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप समझ चुके होंगे कि जो ट्रू वेट है या रियल वेट है वो क्या है? वो है हमारा वेट यानी अर्थ के द्वारा लगाए जाने वाला फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे बॉडी पर काम कर रहा है, दैट इज ट्रू वेट। और एपरेंट वेट क्या हुआ? वह वेट जो या तो वेइंग मशीन की रीडिंग में हमको रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन ये फोर्स है कौन सा? वो जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है। हमारा वेट नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है वेइंग मशीन पर, तो वेइंग मशीन एक रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में यानी हमारे वेट के अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। हाँ, एक और बात यहाँ जान लेने की ज़रूरत है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है और आप हॉरिजॉन्टली उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पर तो भी वहाँ भी रिएक्शन हमको मिलेगा, तो वो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा एपरेंट वेट में। वर्टिकल रिएक्शन यानी वेट नीचे की ओर और रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, यही रिएक्शन एपरेंट वेट कहलाएगा और यही रिएक्शन को वेइंग मशीन रीडिंग के रूप में शो करती है। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि एपरेंट वेट और ट्रू वेट क्या होता है। अब बात कर लेते हैं वेटलेसनेस। इस वाले केस को एक बार फिर से कंसीडर करते हैं। जो ये पर्सन ऊंचाई पर से गिर रहा है, तो अब ये पर्सन कैसा फील करेगा? भाई हमको वेट क्यों फील हो रहा है, हमको हैवीनेस क्यों फील होता है, भारीपन क्यों लगता है? ड्यू टू द रिएक्शन। वेट के अगेंस्ट जो वेइंग मशीन रिएक्शन लगा रहा हम पर, उसी के कारण तो हमको हैवीनेस महसूस होती है, भारीपन महसूस होता है। अगर रिएक्शन ही ना लगे तो हमको भारीपन भी नहीं महसूस होगा। तो जब यह पर्सन जंप करेगा तो देखिए इसके नीचे तो बेस है ही नहीं, तो जब बेस ही नहीं है तो किसी चीज़ पर वेट लग ही नहीं रहा है, हम नीचे की ओर सिंपली चले जा रहे हैं फ्री फॉल। तो जब हमारा कोई बेस ही नहीं है तो रिएक्शन कहाँ से लगेगा ऊपर की ओर, और जब रिएक्शन नहीं लगेगा तो हमें हमारा वेट भी फील नहीं होगा। हमें हमारा वेट फील क्यों होता है? एपरेंट वेट के कारण, रिएक्शन फोर्स के कारण। अगर नीचे कोई बेस नहीं है तो हमें हमारा वेट भी फील नहीं होगा। ऐसा आपने फील किया होगा कहाँ? इस देखिए इस इमेज में, इस बड़े वाले झूले पर। आपने इस झूले को जरूर
तो फ्रेंड्स, इस केस में जब कोई पर्सन जंप कर रहा है तो इस केस में क्या हो रहा है, उसका वेट तो वही है mg ही, जो फार्मूला हम जानते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगा रही है उस पर, लेकिन इसका एपरेंट वेट कितना होगा, 0, क्योंकि कोई भी रिएक्शन फोर्स इस पर काम नहीं कर रहा है, नीचे कोई बेस नहीं है। यानी जो एक्चुअल वेट है वो तो mg ही है, लेकिन एपरेंट वेट क्या होगा, 0, क्योंकि वेइंग मशीन में वो 0 शो करेगा। इस झूले को आपने ज़रूर झूला होगा किसी न किसी मेले में, फेयर में, तो आपने फील किया होगा कि जब ऊंचाई की ओर हम लोग बढ़ने लगते हैं धीरे 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 धीरे, तो यहाँ कहीं ऊंचाई पर पहुँचने के बाद जब इधर की ओर आगे बढ़ता है ये स्विंग, ये झूला या हमारा कंपार्टमेंट, तो हम लोगों को वेटलेसनेस फील होता है, हल्कापन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे ये जो झूले का ये कंपार्टमेंट है, इसमें कोई बेस नहीं समझ में आता हमको कुछ देर के लिए, वहाँ पर हम लोग वेटलेसनेस महसूस करते हैं, जो है हमारा एपरेंट वेट बहुत कम हो जाता है, रिएक्शन फोर्स बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो हमें अपना भार भी बहुत कम महसूस होता है, हमें भार में कमी महसूस होती है। इसी कंडीशन को वेटलेसनेस कहते हैं, भारहीनता कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ट्रू वेट, एपरेंट वेट और वेटलेसनेस तीनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको और भी नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू।